तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 9/11 की वो तस्वीरें आप सबके जहन में आज भी जिंदा होंगी, जब एक एक कर 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जाकर टकराया था और उसमें कई सौ लोगों की जान गई थी। न्यूयॉर्क का वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ट्विन टावर, और इसके पीछे अलकायदा का हाथ आया, ओसामा बिन लादेन का नाम आया, और फिर एबटाबाद में अमेरिका ने घुसकर ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में मार गिराया। तो ये पहली बात था जब दुनिया ने आतंक का ऐसा चेहरा देखा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे कोई प्लेन से टकरा कर किसी की जान ली जा सकती है। ये एक सुसाइडल मिशन था। ये 9/11 2001 में हुआ था, लेकिन इससे करीब 25 साल पहले ऐसा हादसा हो चुका था। अब क्या पता, मैं इस वक्त कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन कहीं ये तो नहीं कि ओसामा बिन लादेन को वहीं से आइडिया मिला था और उसके बाद ही उसने ये पूरा ऑपरेशन, ये पूरी साजिश प्लान की थी कि अमेरिका में घुसकर किस तरीके से प्लेन के जरिए प्लेन को एक बॉम्ब बनाकर उसको कहीं गिराया जाए और बर्बादी की जाए। बहुत मुमकिन हो सकता है। आज की कहानी 9/11 से 25 साल पहले हुए ऐसे एक हमले की कहानी है, और जापान के लोग आज भी इसे याद कर सिहर उठते हैं। 2 तरह के लोग हैं, एक जो इस हमले के हीरो को हीरो मानते हैं, और दूसरा जिनका मानना है कि इस तरह से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई थी, अमेरिका जीता था, और अमेरिका ने तब नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराए थे, ये हम सब जानते हैं। तो इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक चीज़ हुई थी। जापानियों को जब लगा था कि अब ये जंग जीत नहीं सकते, तो जो वहाँ के सैनिक थे, जो सच्चे देशभक्त थे, उन्होंने कहा हम अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, हथियार नहीं डालेंगे, बेशक जान दे देंगे। तो बहुत सारे जो एयरफोर्स के पायलट थे, जो लड़ाकू विमान को उड़ा रहे थे, ऐसे कई इंसिडेंट हुए जब उन्होंने सरेंडर करने की बजाय, अपना हथियार डालने की बजाय, अमेरिका के हवाले खुद को करने की बजाय अपना प्लेन अमेरिकी प्लेन से ले जाकर टकरा दिया था। खुद मर गए, लेकिन उनके प्लेन को भी बर्बाद कर दिया। तो जब ऐसा कोई जापानी सैनिक ऐसा करता था कि दुश्मन के प्लेन से ले जाकर खुद के प्लेन को टकरा देता, क्योंकि उसको मालूम है कि अब बचने का या फिर जीतने का कोई चांस तो है नहीं, तो इसको उस वक्त कामिकाज़े अटैक कहते थे। कामिकाज़े हमला, कामिकाज़े हमला मतलब एक तरह का सुसाइडल अटैक, कि सीधे आप जाकर सामने वाले को ही मारो और खुद मर जाओ। तो ये जापान में बड़ा मशहूर हुआ था कामिकाज़े अटैक, और ऐसे तमाम वीरों को, उस वक्त के सैनिकों को वहाँ के लोग पूछते हैं कि देखो, बेशक हम जंग हार गए, लेकिन हमारे ये हीरो थे जिन्होंने हथियार नहीं डाले। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात थी, और उस वक्त बहुत सारे ऐसे हीरो हुए। उसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक, उस वक्त के दौर का एक क्रिमिनल था जापान में, जो बहुत पावरफुल था और यकूज़ा था एक तरह का। यकूज़ा असल में जापान में वो शब्द है, जैसे बहुत सारे अलग अलग गैंग्स होते हैं, तो हर गैंग का जो एक लीडर, कमांडर होता है, जो सबसे बड़ा, उसको यकूज़ा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे समझ लीजिए, जैसे डी कंपनी का दाऊद यकूज़ा है, छोटा राजन अपने गैंग का यकूज़ा है। आजकल इंडिया की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई अपने आप में यकूज़ा है। तो ऐसे ही एक यकूज़ा, एक माफिया डॉन बहुत बड़ा जापान में हुआ करता था। उसका नाम था योशियो कोडामा। योशियो कोडामा एक क्रिमिनल था, लेकिन साथ ही साथ नेशनलिस्ट था। जिस तरीके से जापान की आर्मी इस जंग में हारी, उसके बाद वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम आया, और फिर अमेरिका ने एक तरह से कंट्रोल किया, तो वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते थे कि नहीं, जापान की आर्मी की वो इज़्ज़त वापस लौटे, और उसके लिए बहुत सारे क्रिमिनल इकट्ठा हुए। और उन सब की उस वक्त अगवाई करने वालों में एक माफिया डॉन था, उसका नाम था यही योशियो कोडामा। तो इसने ऐसे तमाम लोगों को चुन चुन कर, ऐसे तमाम छोटे बड़े गैंग क्रिमिनल को उठा कर भर्ती किया, गैंग बनाया, और इनका बस ये था कि राष्ट्रभक्ति और जापान के उस सुनहरे दौर के जो जवान थे, उनकी खोई हुई इज्जत को वापस लाया जाए, सिस्टम बदला जाए। ये सब कुछ चल रहा था। अच्छा खासी सोसाइटी में इज्जत थी कोडामा की,
लेकिन तभी 1976 में जापान में अचानक एक अजीब चीज़ होती है। होता यह है कि 1976 में जापान के पॉलिटिकल सिस्टम पर, वहाँ के उस वक्त के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पर और कुछ बड़े लोगों पर एक इल्ज़ाम लगता है। इल्ज़ाम ये कि एक फ्रांस की कंपनी है जो अमेरिका के भी साथ है, जो प्लेन बनाती है, प्राइवेट एयरलाइंस भी और बाकी बोइंग। तो उस कंपनी का नाम है लॉकहीड कंपनी। और इस लॉकहीड कंपनी जो एयरप्लेन बनाती है, उसने जापान के नेताओं को और बाकी लोगों को रिश्वत दी कि तुम हमारा प्लेन खरीदो, जबकि जो उनके उस कंपनी का जो राइवल था वो अमेरिकी दुश्मन था, जो दूसरी कंपनी जिससे अब तक जापान प्लेन खरीद रहा था। क्योंकि अमेरिका से बेशक जंग हार के अमेरिका का कंट्रोल भी है वहाँ पर, लेकिन जापानी आम लोग अमेरिकी को पसंद करते नहीं इतने। तो ये था कि एक तो अमेरिका ने जापान पर कहर ढाया, नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिराया। लेकिन अब इस लॉकहीड कंपनी के जहाज़ जापान एयरलाइंस खरीदे और बाकी वहाँ की जो कंपनियाँ वो खरीदें, इसके लिए अमेरिका ने रिश्वत दिया और लॉकहीड कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो उसकी तरफ से दलाली कर रहे थे। तो उसमें कई मिलियन डॉलर रिश्वत दी गई जापान के सरकार के लोगों को। और उसमें उस वक्त के जापान के एक प्राइम मिनिस्टर, जो बाद में भी प्राइम मिनिस्टर बने, उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी नाम आया। उनका नाम था काकोई तनाका, कि इनको रिश्वत दिया गया। पॉलिटिकल में रिश्वत दिया गया, वहाँ तक तो मामला ठीक था। लेकिन फिर अचानक जब इंक्वायरी कमेटी बैठी और रिपोर्ट सामने आनी शुरू हुई, तो पता चला कि रिश्वत सिर्फ जापान के नेताओं को नहीं दी गई है, वहाँ की सरकार के नुमाइंदों को नहीं दी गई है, बल्कि इसमें ये रिश्वत एक उस शख्स ने भी लिया है जिसे वहाँ के याकूज़ा, वहाँ के समुराई, वहाँ के बाकी यंग जनरेशन अपना हीरो मानती थी, क्योंकि वो जापान के सेनाओं के पुराने सुनहरे दिन को लाने का सपना दिखाता था। और वो शख्स था योशियो कोडामा, वही कोडामा जो माफिया सरगना याकूज़ा। अब जब ये आया कि याकूज़ा का नाम कि रिश्वतखोर, और रिश्वत किससे ले रहा? उस अमेरिका से, और उस कंपनी के प्लेन को खरीदने के लिए जिस कंपनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में जो जहाज़ बनाई, उसी जहाज़ से जापान पर बमबारी की गई। तो दुश्मन के जहाज़ जिसने जापान को नेस्तनाबूद किया, बर्बाद किया, उसी अब दुश्मन के जहाज़ को वहीं की सरकार रिश्वत लेकर अपने यहाँ एयरलाइंस में शामिल कर रही है। तो ये एक तो मतलब गौरव उसकी भी बात थी कि कहाँ हमारी गौरव रहेगी इसमें। तो जब ये स्कैंडल सामने आया, इस रिश्वतखोरी का मामला, कि अमेरिका के थ्रू इस जो लॉकहीड कंपनी है उसने सरकार को रिश्वत दी कई मिलियन डॉलर, और उसमें हमारा ये बॉस भी शामिल है जो अब तक हीरो बना हुआ था, जापानी वर्ल्ड वार सेना के उस वक्त वर्ल्ड वार सेकंड के तमाम को हीरो की तरह उसको लेकर तमाम गैंग को इकट्ठा किया, उनमें नए सपने जोश भरे हुए भाषण देता था। और अब वो खुद ही रिश्वतखोर है, और वो भी उसी अमेरिका से रिश्वत ले रहा है जो अमेरिका जापान की उस ज़माने में बर्बादी की वजह बना। तो बहुत सारे जो बाकी माफिया क्रिमिनल और लोग जुड़े हुए थे जो इससे, उनको बड़ा गुस्सा है। अब याकूज़ा, जैसे मैंने बताया कि वहाँ जितने भी गैंग हैं, माफिया हैं, उन सब का जो कमांडर, जनरल, लीडर होता है वो एक ही याकूज़ा होता है। उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। उसी तरह समुराई वहाँ के वो लोग हैं जो जैसे राजा रजवाड़े के ज़माने में जो उनके वफादार हैं, उनको समुराई कहते हैं, और वो कहते हैं कि वो कभी गद्दारी नहीं करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को उभारा जा रहा था। लेकिन अब ये स्कैंडल सामने आ गया, जो सबसे बड़ा माफिया वो रिश्वतखोर निकला। तो इसी को मानने वाला एक नौजवान था जापान में, और उस नौजवान का नाम था मित्सुयासु माइनो। मित्सुयासु माइनो टोक्यो के एक आम परिवार में पैदा हुआ था। धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो उसे कोडामा और उसके भाषण बड़े अच्छे लगे, राष्ट्रभक्ति वाले सारी चीज़ें, तो उसको फॉलो करने लगा। वो उसके भाषण सुनता, उसके जमात में एक तरह से शामिल हो गया। फिर बड़ा हुआ, उसकी दो शादी हुई, लेकिन दोनों डिवोर्स हो गया, क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ राष्ट्रवाद की बात किया करता था देश के लिए, तो घर गृहस्थी चली नहीं। फिर उसने क्या किया, ज़िंदगी कैसे चलाए, तो एक पोर्न स्टार बन गया। वो उस तरह की फिल्मों में, जो सेमी पोर्न फिल्में हुआ करती थी, वो उसमें एज एन एक्टर काम करने लगा। धीरे धीरे उस तरह की फिल्में देखने वाले लोग उसे जानने लगे, पहचानने लगे। लेकिन वो मानता था अपना आदर्श, अपना हीरो इसी डॉन, माफिया किंग
याकूजा, कोडामा को। लेकिन जैसे ही 76 में ये रिश्वतखोरी वाला एयरलाइंस का इल्ज़ाम लगा उसके बॉस पर, उसका सपना टूट गया। उसे लगा ये क्या है, मैं तो इसको अपना आदर्श हीरो मानता था, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला, तो ये हुआ कि ये तो गद्दार निकला। तो उस वक्त सामुराई एक परंपरा थी कि अगर, क्योंकि मान के चलते हैं वफादार है, धोखा नहीं देगा, गद्दारी नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा गद्दार निकला तो उस वक्त ये होता था कि वो एक परंपरा को निभाते हुए वो शख्स जिसका राज खुल गया है वो खुद ही अपनी जान दे दे, खुदकुशी कर ले उस परंपरा का निर्वाह करते हुए। तब जब ये खुलासा हुआ तब ये हुआ कि कोडामा के ऊपर कि भाई तुमने गलत किया है, इतने सैकड़ों हज़ारों लोगों के सपने तोड़े हैं, तुम गद्दार हो, तुमने दुश्मन देश से रिश्वत लिया उनके प्लेन को यहाँ उड़वाने के लिए, जापान एयरलाइंस में शामिल करने के लिए। तो समुराई परंपरा को निभाते हुए अब तुम अपनी जान दे दो। लेकिन कोडामा कहाँ जान देने वाला था, उसने जान दी नहीं और उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए। उधर पॉलिटिकल विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, इंक्वायरी बिठा दी गई। लेकिन इस बिरादरी को मानने वाले बहुत सारे नौजवानों में यह गुस्सा था कि कोडामा ने ठीक नहीं किया है तो इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, पर सज़ा दे कौन। तभी योशियो कोडामा को सज़ा देने के लिए वही सेमी पोर्न फिल्मों में काम करने वाला अदाकार, एक्टर मित्सुयासु माइनो ने एक फैसला किया। उसने कहा कोडामा सुसाइड करेगा नहीं, समुराई परंपरा को वो मानेगा नहीं और अपनी जान लेगा नहीं, लेकिन उसको सज़ा देना ज़रूरी है ताकि पूरे जापान को ये मैसेज जाए कि हम अपने गद्दार लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने जापानी सेना के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के हीरों के लिए लोगों को जगाया, पुराने गौरव, पुरानी परंपरा को वापस लाने का सपना दिखाया और वही दुश्मन देशों से मिले हुए हैं। तो मैनो ने अब कहा कि मैं लूँगा इसका बदला, पर कैसे ले। अब उसने सोचना शुरू किया। अब कोडामा एक बहुत बड़ा याकूजा, एक माफिया डॉन, आसपास में इतनी सिक्योरिटी, घुसने की किसी की हिम्मत नहीं, चाहे उसके मानने वाले हों, फ़ैन हों, फॉलोअर्स हों, वो भी नहीं जा सकते क्योंकि जापान में याकूजा गैंग और राइवलरी इन सब का भी बड़ा पुराना इतिहास है। तो उसकी अपनी एक पूरी टाइट सिक्योरिटी हुआ करती थी। टोक्यो में एक उसका 2 मंजिला आलीशान घर था और वो उसी घर में रहा करता था। अब उस तक पहुंचना, उसके घर में घुसकर मारना लगभग नामुमकिन। और कहीं भी वो अब इस स्कैंडल के बाद किसी पब्लिक फोरम पर कहीं और जाता ही नहीं था। तो एक तरह से वो कैद हो गया और सुरक्षा घेरे में। तो उस तक पहुंचा कैसे जाए, उसे मारा कैसे जाए, इसके बारे में मैनो ने सोचना शुरू किया। जब उसने हर तरह से रेकी कर ली, टोक्यो में जाकर उसके घर के इर्द गिर्द आसपास की तमाम बिल्डिंगें, उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। तभी अचानक एक रोज़ उसके दिमाग में ख्याल आया। इसके बाद वो पहुंचता है टोक्यो के फ्लाइंग क्लब, वहाँ जाता है और कहता है कि मुझे प्लेन उड़ाना है, प्राइवेट छोटे प्लेन, और उसको सीखना है। तो फ्लाइंग क्लब में कोई भी जाओ, पैसा दो, एक फ़ीस है, उसके बाद आप सीखो। तो मैनो जाता है और फ्लाइंग क्लब में प्लेन उड़ाना सीखता है। पूरा प्लेन उड़ाना सीख गया। प्लेन उड़ाता है, बार बार जाकर फिर कोडामा के घर की रेकी करता है और इस तरीके से वो अपनी तैयारी कर रहा है एक बड़े ऑपरेशन की, एक ऐसे ऑपरेशन की जो आने वाले दिनों में शायद जापान हमेशा के लिए याद रखेगा। उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, प्लेन उड़ाना वो सीख जाता है। अब तारीख आती है 1976 मार्च का महीना। 20 मार्च को वो टोक्यो के एक फ्लाइंग क्लब से 2 छोटे प्लेन रेंट पर लेता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जाकर रेंट पे लेते हैं, 1-2 घंटा 3 घंटा उड़ाते हैं, शौकीन लोग होते हैं, और फिर वो वापस पहुंचा देते हैं। चूँकि वो ट्रेनिंग ले चुका था, उसको लाइसेंस मिल चुका था छोटे प्लेन को उड़ाने का, तो अब उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। तो उसने 2 प्लेन रेंट पे लिया और जिस दिन ये रेंट लिया, जिस दिन इसको लेना था, उड़ाना था, वो तारीख थी 23 मार्च 1976। टोक्यो में एक शोफू एयरपोर्ट है, उसी शोफू एयरपोर्ट पर ये दोनों रेंटेड प्लेन खड़ा हुआ है। अब 23 मार्च 1976 की सुबह
ठीक 9 बजे मायनो अपने 2 दोस्तों के साथ इस शोफू एयरपोर्ट पर पहुंचता है। जाने के बाद वो दिखाता है, कहता है मेरी बुकिंग है 2 प्लेन की। वहाँ पे वो चेक करते हैं, कहते हैं ये रहा। लेकिन जब ये एयरपोर्ट पहुंचते हैं तीनों, तो ये तीनों एक ख़ास यूनिफॉर्म में पहुंचे थे, और ये यूनिफॉर्म था वर्ल्ड वॉर 2 में जो जापानी एयरफोर्स की वर्दी हुआ करती थी, उसी वर्दी में मायनो और उसके 2 दोस्त एयरपोर्ट पहुंचे थे। और वहाँ पे देख के लोग, उनको ही बड़ा अजीब कि ये क्या है, ये तीनों मतलब वर्ल्ड वॉर 2 की वर्दी में है, यूनिफॉर्म में एयरफोर्स के जापान के। तो फिर ये बताता है और लेटर दिखाता है, कहता है एक्चुअली हम एक फिल्म बना रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के अपने हीरो के ऊपर, और उसी हीरो के फिल्म के लिए हमें कुछ शूटिंग करनी है, और इसलिए हम लोग इस यूनिफॉर्म में आए। अच्छा, उसके जो 2 दोस्त थे उनके साथ एक कैमरा भी था। तो इन तीनों ने कहा कि हमें एक फिल्म बनानी है अपने हीरो के ऊपर। तो एयरपोर्ट को भी लगा कि हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। तब वो गए, दोनों 2 अलग अलग प्लेन में बैठते हैं। मायनो सिंगल अकेले अपने प्लेन में बैठता है, और दूसरे प्लेन में उसका दोस्त और वो उसका साथ जो कैमरा लेकर बैठा था। अब कमाल ये था कि उसके दोनों दोस्तों को भी ये नहीं मालूम था कि मायनो ये क्या करने के लिए बुलाया उसे, और ये 2 प्लेन उसने रेंट पे क्यों लिया है। उन्हें यही उसने बताया था कि हम एक फिल्म बनाएंगे अपने हीरो के ऊपर, कुछ शूट करेंगे, तो तुम्हें शूट करना है। तो उस दोस्त ने कैमरामैन को भी लिया और उसके साथ आ गया शूट करने के लिए। तो उन दोनों को यही है कि हमें कोई शूट कराने के लिए लाया। लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचा, उसने कहा तुम दोनों इस पर बैठ जाओ। तो उसने कहा फिर शूट कैसे करोगे तुम्हारा? तो उसने कहा मैं दूसरे प्लेन में रहूँगा, तुम मुझे शूट करना, और बाकी चीज़ें तुम टोक्यो को ऊपर से एरियल व्यू चाहिए वो शूट करना। अब वो 2 अलग प्लेन में बैठे, मायनो अलग प्लेन में बैठा। इसके बाद ये लोग, ये जो प्लेन था छोटा, पाइपर चेरोकी प्लेन, छोटा प्लेन था ये, उसके मेट का नाम है। अब ये दोनों उस प्लेन में उड़ते हैं, और इसके बाद 9:05 के करीब टाइम था जब ये टेक ऑफ किया। अगले 45 मिनट तक ये दोनों प्लेन टोक्यो शहर के ऊपर उड़ा है। उड़ते उड़ते अचानक जो रेडियो सिग्नल होता है, ट्रांसमिशन, उससे अब मायनो अपने दोनों दोस्तों से बात करता है और कहता है कि मुझे ज़रा कुछ बिल्डिंग देखनी है, तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग वापस से एयरपोर्ट पहुँचो, मैं पहुँचता हूँ। उन दोनों ने अपना प्लेन मोड़ा। अब ये नीचे आना शुरू होता है, नीचे आता है। 9:50 की बात है सुबह के, 9:50 AM। इसके ट्रांसमिशन से एक आखिरी मैसेज जाता है 9:50 पे इस प्लेन से मायनो के, और ये मैसेज था, शायद एयरपोर्ट वाले उसको कांटेक्ट कर रहे होंगे ट्रांसमिशन पे कि आप लो उड़ रहे हो, थोड़ा ऊपर आओ। ये जवाब नहीं दे रहा था, बस 9:50 पे इसने 2 लाइन जवाब दिया। पहली लाइन उसने कहा, सॉरी आई हैवंट रिप्लाइड फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैंने बहुत देर के बाद आपको जवाब दे रहा हूँ। लॉन्ग लिव द एम्परर, ये जापान के हुक्मरानों के लिए था, शहनशाहों के लिए। तो बस यही उसने 2 लाइन कही, रेडियो ट्रांसमिशन इसके बाद कट, और अगले ही पल मायनो का ये प्लेन टोक्यो शहर की एक 2 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल से सीधे जाकर हिट करती है। एक आग का गोला उठता है। इसके बाद आसपास की बिल्डिंगों में, बाकी सब जगहों पे हड़कंप मच जाता है। ये जो बिल्डिंग थी 2 मंजिला, ये उसी याकूज़ा माफिया डॉन, और कभी जिसको इसने अपना आइडियल माना, योशियो कोडामा की बिल्डिंग थी। इसी बिल्डिंग में कोडामा अपने सिक्योरिटी गार्ड और बाकी लोगों के साथ रहता था। आग लगती है, इसके बाद आनन फानन में पुलिस, फायर ब्रिगेड सब पहुंचती है। 2 गार्ड उसके इंजर्ड होते हैं, मौत किसी की नहीं होती है। और कोडामा इत्तेफाक से उस वक्त बिल्डिंग के निचले हिस्से में एक अलग कमरे में था। उसको 1 दिन पहले स्ट्रोक पड़ा था, तो वहाँ पे आराम कर रहा था। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो भाग कर बाहर आया। इसके बाद आग को बुझाया गया। थोड़ी देर के बाद फिर वो प्लेन मिला, प्लेन से एक लाश मिली, और बाद में उस लाश की हकीकत सामने आई कि लाश मित्सुयासु मायनो की है। तो पहले तो किसी को समझ भी नहीं आया कि हादसा था, क्या था, अचानक हुआ। लेकिन फिर जब सारी चीज़ें और उसके पुराने दोस्तों, बाकी लोगों से जब बातचीत शुरू हुई, पूछताछ की गई,
मायनों के घर से की जब तलाशी ली गई तो फिर पता चला, उसने लिखा था कि कायदे से समुराई परंपरा को निभाते हुए कोडामा को खुद अपनी जान ले लेनी चाहिए थी गद्दारी करने से के बाद, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, तो उसको सज़ा देना ज़रूरी है और ये हमारी परंपरा है, तो इसलिए उसको सज़ा देना मेरा काम है और मैं उसको सज़ा दूंगा, और वो भी इस तरीके से कि कोई सोच भी नहीं सकता। और इसी को पूरा करने के लिए, ये सज़ा देने के लिए मायनों ने एक प्लेन को ले जाकर कोडामा की बिल्डिंग से टकरा दिया। हालांकि उसकी ये मेहनत रंग नहीं लाई, कोडामा बच गया। लेकिन जब इस सच्चाई पूरी सामने आई तो पूरे जापान मीडिया, जापान के लोगों में हड़कंप मच गया। यह हुआ कि एक शख्स किस तरीके से जापान के गद्दारों को सज़ा देने के लिए अपनी कुर्बानी जान की दे देता है, क्योंकि मायनों की मौत हो गई थी। कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं कि ये हिंसा, ये वायलेंस सही नहीं था, लेकिन मायनों की मौत ने एक बड़ा काम किया। काम ये किया कि इसके बाद अब सरकार पर और प्रेशर पड़ा, कमेटी बैठी। कमेटी बैठने के साथ ही साथ अब कोडामा के ऊपर भी मुकदमा चला। कोडामा के ऊपर जब मुकदमा चला, ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन ट्रायल शुरू होने के बाद, इससे पहले कि ट्रायल पूरा होता और उसको सज़ा सुनाई जाती, 17 जनवरी 1984 को कोडामा को एक और स्ट्रोक आता है और उसकी मौत हो जाती है। यानी उसे जापान की अदालत और कानून सज़ा नहीं देती, बल्कि वो खुद मर जाता है। उसकी मौत के बाद जापान के और उस सोच से जुड़े हुए ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि कोडामा को ऊपर वाले ने सज़ा दी है, इंसानों ने नहीं दी। उसने जापान के दुश्मनों के साथ मिलकर जो रिश्वतखोरी की गद्दारी की है, इसी वजह से उसकी जान ऊपर वाले ने ली। तो कोडामा की मौत तो अपने आप हो गई, लेकिन बाद में फिर कमेटी बैठी। कमेटी ने अब जापान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, उसकी पूरी इंक्वायरी की, तनाका की, और फिर तनाका के खिलाफ फैसला सुनाया और माना तनाका का 1972 से 74 तक जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और माना कि इस पूरे मामले में उन्होंने रिश्वत ली है और मतलब $1 मिलियन से ज़्यादा की ली है। लेकिन फैसला सुनाने के बाद जेल जाना पड़ता, उससे पहले ऊपरी अदालत में मामला गया और वो पहुँचे और उन्होंने स्टे ले लिया, तो जेल गए नहीं, और फिर बाद में वो दोबारा जापान के प्राइम मिनिस्टर बने। तो कोडामा को तो ऊपर वाले ने सज़ा दे दी जापान के लोगों की के हिसाब से। अब बचे जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, हालांकि वो बाद में भी बने, काकोई तनाका। तो जो कमेटी बैठी, कमेटी ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस पूरे मामले में जो एलिगेशन, जो इल्ज़ाम था तनाका के ख़िलाफ़, वो सही था और तनाका ने सचमुच रिश्वत ली थी। इस इल्ज़ाम और इस रिपोर्ट के बाद तनाका को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, यानी मायनों की ये लड़ाई बेकार नहीं गई थी। तो सोचिए, 76 में एक शख्स बदला लेने के लिए एक प्लेन में बैठकर उस प्लेन को एक घर पे गिराता है, उसमें खुद सवाल है। अब मैंने शुरू में इसीलिए कहा था कि 76 के बाद 24 और 25 साल के बाद 2001 में न्यूयॉर्क के ट्विन टावर में यही हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तो क्या पता मायनों की यह कहानी शायद ओसामा बिन लादेन ने, क्योंकि इस 9/11 के लिए भी एक लंबी प्लानिंग की थी ओसामा ने, उसकी पूरी कहानी आपको मैंने इसी क्राइम तक कहानी में सुना रखी है। तो बहुत मुमकिन है रिसर्च और कहानी के दौरान कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट उसके दिमाग में होगा और वहीं से ये चीज़ उसके ख्याल में और दिमाग में आई होगी। खैर, तो आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।